दोस्तों, नेपाल के तख्ता पलट ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि लंबे समय तक जनता के अधिकारों को आप दबा नहीं सकते हैं, जनता की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते हैं। किस तरीके से आप सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पूरी दुनिया को नेपाल के लोगों ने यह दिखा दिया है कि अगर सत्ता के खिलाफ जब लोग एकजुट हो जाएं तो सत्ता चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, सेना का ही इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन लोगों की आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता है। किस तरीके से नेपाल के जो जेन जी हैं, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, जो युवा हैं, उन्होंने किस तरीके से सत्ता को उखाड़ फेंका है, उन लोगों को उखाड़ के फेंका है सत्ता से जिन लोगों ने उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं शबाब, आप देख रहे हैं जट टीवी नेटवर्क। हम बात करेंगे कि किस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट जो हुआ है, दरअसल ये सोशल मीडिया बैन के वजह से नहीं हुआ है, बल्कि लंबे समय से नेपाल की जो सरकार है, ओली सरकार है, उसने लोकतंत्र को बहाल तो किया था, लेकिन एक ऐसा लोकतंत्र था जो कहीं ना कहीं अंदर से बिल्कुल खोखला था। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी बेटियां किस तरीके से अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं, महंगे महंगे होटलों में खाना खा रहे हैं, महंगे महंगे कारों में घूम रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। आप इसको भारत से भी जोड़ सकते हैं। किस तरीके से एक के बाद एक जो राजनेता हैं, उसके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बेटा विदेश में पढ़ रहा है, लेकिन वो मंच से खड़े होकर ये कहता है, यहाँ के युवाओं को भड़काता है कि वो हिंदू मुसलमान करे और कहीं ना कहीं देश में एक नफरत की राजनीति करता है। किस तरीके से जो होम मिनिस्टर हैं, उनका बेटा यानी अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष है। बीसीसीआई जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसका अध्यक्ष है। आपने देखा भारत में किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा विदेश से पढ़कर आया और अचानक से उसको मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया। जिसने कभी हाथ में बल्ला नहीं पकड़ा, वो अब बताएगा कि युवा को बल्ला कैसे पकड़ना है, कौन सा युवा टीम में खेलेगा, कौन सा नहीं खेलेगा। तो भ्रष्टाचार आम हो चुकी थी नेपाल में भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं था। लोगों पर यानी कि जो नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उन आरोपों को सरकार ने खारिज करने का काम किया। सरकार ने उन आरोपों को कहीं ना कहीं धो दिया, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण देती थी उन लोगों को जो कहीं ना कहीं जो गरीब थे, जो टैक्स के पैसे देते थे, जो टैक्स पेयर थे, उनके पैसों को ब्लैक मनी के रूप में विदेश भेजा करते थे। उन लोगों को कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने का काम सरकार ने किया। आप देख ही रहे हैं भारत में किस तरीके से लगातार जो सत्ता दल है, उसके नेताओं के ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप धुल रहे हैं, और किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में जो नेता भ्रष्टाचारी थे, वो जैसे ही सत्ता दल के साथ जुड़े, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। किस तरीके से शरद पवार से लेकर हेमंता बिश्व शर्मा तक, न जाने दर्जनों ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्ता दल का साथ दिया, उनके आरोप खारिज हो गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो नेपाल के लोग थे वो परेशान थे सत्तारूढ़ दल से, और ऐसे में वो लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठाते थे, क्योंकि टीवी पर उनकी आवाज को दबा दिया गया था। टीवी को सरकार ने खरीद लिया था, मैनेज कर लिया था। टीवी हमेशा सरकार की गुणगान किया करती थी। आप इसको भारत के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत में भी टीवी पर रोज सरकार को डिफेंड किए जाते हैं और सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष से पूछा जाता है। टीवी पर जो डिबेट होते हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके से एक ही टॉपिक पर रोज डिबेट होता है। वो सांप्रदायिकता का टॉपिक है, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का टॉपिक है। उस टॉपिक पर डिबेट होता है। जो जनता के जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, इस पर एक भी डिबेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह की स्थिति नेपाल में बनी हुई थी। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ लिखते थे, लेकिन 2 दिन पहले सरकार ने सोशल मीडिया के तमाम ऐप्स को बैन कर दिया। सरकार ने आदेश दिया कि भाई इन ऐप्स को बैन कर दिया जाए। ऐप्स जैसे ही बैन हुए, लोगों ने जो छोटे मोटे ऐप्स थे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं
आह्वान किया शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट का। लेकिन दोस्तों, जब लोगों के अंदर गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाए और कहीं ना कहीं लोग उनके सोशल मीडिया ऐप्स को ही बैन कर दे, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप सिर्फ विरोध का ही जरिया नहीं होता है, बल्कि सोशल मीडिया ऐप आजकल कई लोगों के लिए रोजगार का भी एक जरिया है। कई यूट्यूबर्स हैं, कई पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से कमाई करते हैं, कई इन्फ्लुएंसर हैं, कई बिजनेसमैन हैं जो सोशल मीडिया के जरिए से कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, कमाई करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को बैन करके सरकार ने सबसे बड़ी गलती की, अपने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। और इस तरीके से जो आंदोलन सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, उसने इतना हिंसक रूप ले लिया कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे हैं, किस तरीके से मंत्री हेलीकॉप्टर में लटक कर जा रहे हैं, और किस तरीके से देख सकते हैं सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मंत्रियों को मारा जा रहा है, नदी में नाले में डुबो डुबो कर मंत्रियों को मारा जा रहा है। तो दोस्तों, लोगों का जो गुस्सा था वो अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब सत्ता को बेदखल कर दिया गया है और जो शक्ति है अब वो जनता के पास आ गई है। लेकिन जो हिंसक तस्वीरें हैं वो चिंताजनक है। किस तरीके से प्रधानमंत्री ओली की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, कहीं ना कहीं इस तरह की हिंसात्मक तस्वीर किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इतनी हिंसा किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हिंसा उत्पन्न हुई है, इसका कारण, इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है, जिसने लंबे वक्त तक शोषण किया उन लोगों का जो लोग अपने टैक्स के पैसे से सरकारों की जेबें भरते हैं, और लेकिन उन टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल करने के बजाय सरकारें अपने ही औलादों को, अपने ही बच्चों को, अपने बिजनेसमैन मित्रों को आगे बढ़ने के लिए लगा दे। तो कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा है वो फूटना लाजमी है। और इससे अब जो दूसरे देश हैं उनको सीखने की जरूरत है कि लंबे वक्त तक जनता के अधिकारों का हनन करना, उनको परेशान करना, उनको प्रताड़ित करना, उनकी आवाज को दबाना, उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको इग्नोर करना किसी भी तानाशाह के लिए, किसी भी देश के शासक के लिए महंगा पड़ सकता है। किस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान में आए दिन तख्ता पलट होता रहता है, और अब नेपाल में जो हुआ है, कहीं ना कहीं सत्ता को, शासक को ये साफ निर्देश दिया है कि जनता को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है।